गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस 9th क्लास के सामाजिक विज्ञान का पार्ट नंबर 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय का आखिरी भाग पढ़ने जा रहे हैं। पहले 3 भागों में हमने पहले विश्व युद्ध से लेकर 1945 तक या हिटलर के उदय के बारे में पढ़ा, कैसे उसने यहूदियों के साथ व्यवहार किया, अपने देश के सीमाओं का विस्तार करने के लिए की महत्वाकांक्षा और संसाधनों को इकट्ठा करने की होड़ ने कैसे उसने पोलैंड पर कब्जा किया, कैसे रूस के साथ उसने युद्ध किया आदि सब कुछ पढ़ा। तो आइए आगे इस लेसन को हम पर चर्चा जारी करते हुए आगे पढ़ते हैं। नाची जर्मनी में युवाओं की जो स्थिति थी उसके बारे में पढ़ेंगे। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी का जुनून बहुत ज़्यादा था। उसका मानना था कि एक ताकतवर नाज़ी समाज की स्थापना तभी हो सकती है जब बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना हो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगहों पर बच्चों पर पूरा नियंत्रण ज़रूरी था। नाज़ीवाद के दौरान स्कूल में क्या हो रहा था, स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले अध्यापकों को नौकरी से हटा दिया गया और बाद में उनको मार भी दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाता था। जर्मन और यहूदी बच्चे न तो एक साथ बैठ सकते थे और न ही खेल सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदी जिप्सियों के बच्चों को, विकलांग बच्चों को स्कूल से भी निकाल दिया गया। 40 का दशक में तो उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया, बच्चों को मार दिया गया, जहरीली गैस के चैम्बर में ले जाकर छोड़ दिया जाता। अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा दी जाती या उससे गुजरना पड़ता। यह विचारधारा की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूल के पाठ्यक्रमों को दोबारा से लिखा गया। नस्ल के बारे में चल रही नाज़ी विचारधाराओं को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम पर एक नया विषय भी पाठ्यक्रम में लगा दिया गया। और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों को खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती। बच्चों को बताया जाता कि वफादार व आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत करें और हिटलर की पूजा करें। हिटलर का मानना था मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी बना देता है, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। जर्मनी बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने के लिए युवा संगठनों को जिम्मेदारी दी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युग फ्रॉक में दाखिला करा दिया जाता था। 14 साल की उम्र तक नाज़ियों को युवा संगठन हिटलर की युद्ध की सहायता या सदस्यता लेनी पड़ती। हिटलर की सदस्यता लेनी पड़ती। इस संगठन में वे युद्ध की कामना, उपासना, आक्रामक लोकतंत्र की निंदा, यहूदियों, समाजवादियों, जिप्सियों व अन्यों को घृणा का सबक सिखाते थे। इस संगठन की जो सदस्यता लेते थे उसमें कहा जाता था कि युद्ध की उपासना करना, आक्रामक, हिंसा व लोकतंत्र की निंदा करना, यहूदियों, कम्युनिस्टों से घृणा करना सिखाते थे। इस गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद 18 साल की उम्र में वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाते। इसके बाद उन्हें सेना में भी काम करना पड़ता और या किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। नाज़ी युग का जो गठन है वो 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर का नाम दिया गया, हिटलर युद्ध का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इस संगठन में लगभग 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हो गए। नाज़ियों के तहत एकजुट करने के बाकी सभी युवा संगठनों को भंग कर दिया गया था या उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नाज़ी युद्ध का जो था वो 1922 तक इसका गठन हुआ। 4 साल तक के बाद इसे हिटलर का युद्ध का नाम दिया गया। 1933 तक आते आते इसमें जो बच्चे थे वो 12.5 लाख से ज़्यादा हो गए थे। मातृत्व की नाज़ी सोच। जर्मनी, इसमें पहले पढ़ा हमने
नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति क्या थी? जहाँ पर भी युवाओं में हिटलर का को जुनून जो था वो हद से ज़्यादा पहुँचाने के लिए उनका मानना था कि नाज़ी समाज के लिए बच्चों की विचारधारा में उनकी एक घुट्टी पिलाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए उन्होंने जो था स्कूल और बाहर, स्कूल के बाहर दोनों जगहों पर बच्चों पर नज़र रखनी थी। स्कूल के दौरान जो भी यहूदी या अविश्वसनीय दिखाई देने वाले जो टीचर थे, अध्यापक थे, उनको या तो नौकरी से हटा दिया गया था या उनको मार दिया जाता था। बच्चों को, जो नाज़ी बच्चे थे, उनको अन्य बच्चों के साथ, जो अवांछनीय बच्चे थे, उनके साथ ना तो बैठने दिया जाता, ना ही ना ही खेलने दिया जाता। अवांछनीय बच्चों को अलग बिठाया जाता। विकलांग बच्चों को या बाद में भी स्कूल से भी निकाल दिया गया और बाद में 40 के दशक में उन्हें मारने के लिए गैस चैम्बरों में छोड़ दिया गया। अच्छी जर्मन नाज़ी शिक्षा के लिए प्रचलन गुजरना पड़ता था। इसमें नाज़ी नस्ल के बारे में विचारधारा थी। गणित के लिए भी यहूदियों की खास छवि गणित की कक्षाओं में यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की गई थी। हिटलर का मानना था कि जो मुक्केबाज प्रशिक्षण बच्चों को और भी मजबूत बना देता है। 14 साल तक की उम्र तक बच्चों को युग फ्रॉक में दाखिला दिया जाता था। 14 साल के बाद तक के उम्र के सभी बच्चों को हिटलर के युग की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन का जो मुख्य काम था वो युद्ध में विश्वास रखना, आक्रामकता होना, हिंसा में विश्वास रखना, लोकतंत्र की निंदा करना और अवांछनीय लोगों से घृणा करना था। 18 साल तक की उम्र तक ये श्रम सेवा में शामिल हो जाते, बाद में इन्हें सेना में भी शामिल कर लिया जाता। नाज़ी युग का गठन 1922 में हुआ, बाद में इसे हिटलर का नाम दिया गया। जर्मनी की नाज़ी सोच में माँ की भूमिका क्या थी? नाज़ी सोच में प्रत्येक बच्चे को यह कहा जाता था औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें बताया जाता था कि औरत मर्द के समान अधिकारों का जो संघर्ष है वो बेबुनियाद और गलत है, समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर जो वो लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थर दिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों का कहा जाता था उनका फ़र्ज एक अच्छी माँ बनाना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चों को जन्म देना है और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता को रखने के लिए उनको यहूदियों से दूर रहना पड़ता था। उनके घर, बच्चे और नाज़ी स्कूल शिक्षा का दायित्व भी उन्हें सौंपा गया था। 1933 में हिटलर ने कहा था कि मेरे राज्य का जो सबसे महत्वपूर्ण नागरिक जो है वो माँ है। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं का जो बर्ताव था वो एक सा नहीं था। जो औरतें नस्ली तौर पर यहूदियों या अवांछनीय बच्चों को जन्म देती थीं उन्हें दंड दिया जाता था और नस्ल वाले बच्चे को जन्म देने वाली माता को इनाम दिया जाता था। ऐसे माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ियों के निकट उन्हें टिकट सस्ते में मिल जाते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को मेडल भी देने का इंतज़ाम किया। जिस प्रकार सिपाहियों को इनाम दिया जाता है, 4 बच्चे पैदा करने वाली माँ को कांसे का, 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी और 8 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले को सोने का तमगा दिया जाता था। नाज़ी की मातृत्व सोच में भी फ़र्क आ गया। इनका नाज़ी के अच्छी नस्ल वाली पैदा करने वाले बच्चे वाली माँ को इनाम दिया जाता था और बच्चों की संख्या के आधार पर उन्हें मेडल भी दिए जाते थे। और जो अवांछनीय बच्चे पैदा करती थी, जो आर्य नस्ल के नहीं थे, उनको दंड दिया जाता था और आर्य नस्ल वाले बच्चों को स्कूल और उनका घर शिक्षा जो भी है उनसे दूर रखा जाता था। निर्धारित आचार संहिता उल्लंघन करने वाली औरतों की भी, आर्य औरतों की भी सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी। उनको कड़ा दंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतों को गंजा करके मुंह पे काली पोती जाती थी और गले में तख्ती लटकाकर शहर में घुमाया जाता था।
और तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन मैला कर दिया। इस कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न जेल की सज़ा दी गई, बल्कि तमाम नागरिक और उसके परिवार के अधिकार छीन लिए। प्रचार करने की कला, नाज़ी प्रशासन ने भाषा और मीडिया का जो प्रयोग है वो बहुत होशियारी से किया और उसका फ़ायदा भी बहुत उठाया। उसने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए, उसने केवल भ्रामक बल्कि दिल दहलने वाले शब्द दिए थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेज़ों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं का विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान, विकलांग लोगों के लिए चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इवेकेशन खाली करने का आशय था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है गैस चैम्बर को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस जो चैम्बर जो थे वो स्नान घर जैसे दिखाई देते थे और उसमें नकली फुहारे भी लगे हुए होते थे। शासन के लिए समर्थन करने और नाज़ी विश्व को दृष्टिकोण का विश्व में फैलाने का बहुत सोच समझकर प्रयोग किया गया। इस विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, रेडियो, टीवी, फिल्मों, पोस्टर और आकर्षक नारों का सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मनी के दुश्मनों की रटी रटाई छवियाँ दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था, उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफ़रत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल ज्यू इस सूची की सबसे बुरी फिल्म थी। पारंपरिक यहूदियों को इस तरह की पेश किया जाता था जैसे उन्हें दाढ़ी बढ़ाए, चोंगा पहने दिखाया जाता था, जबकि सच्चाई में जर्मन यहूदी और बाकी जर्मनों के बीच फ़र्क करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी मिले जुले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे संबोधित किया जाता था। उनकी चाल की तुलना छुछंदरी जीवों से की जाती थी। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत गहरा असर डाला, उनकी भावनाओं को भड़का डाला और नफ़रत को अवांछित किया। नाज़ियों ने आबादी के हिस्सों को आकर्षित करने का प्रयास किया और पूरे समाज को अपनी ओर मिलाने के लिए लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनका हल नाज़ी ही कर सकते हैं। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। नाज़ीवाद पर आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही? बहुत से जो लोग थे वो नाज़ी शब्दाडंबर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नाज़ी सोच की तरह देखने लगे और अपनी भावनाओं में नाज़ी शब्दावली व्यक्त करने लगे। उनका आमना सामना यहूदी पर हो जाने पर उन्हें नफ़रत और गुस्से का एहसास होता। न केवल यहूदियों को घर से बाहर निशान लगा दिए जाते, बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक होता उनको पुलिस को सूचित कर दिया जाता। उनको विश्वास था कि नाज़ी ही देश की तरक्की पर ले जाएगा। जर्मनी का हर व्यक्ति नाज़ी नहीं हो सकता था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस और दमन और मौत की आशंका के बावजूद भी इस व्यवस्था का विरोध किया, नाज़ी का विरोध किया। जर्मन आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस घटनाक्रम का दर्शक बना बैठा और साक्षी बना था। लोगों को विरोध कदम उठाने और अपना मतभेद व्यक्त करने और नाज़ियों का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल खोलने की बजाय, दिल की बात कहने की बजाय आंख बंद कर चलना बेहतर समझते थे। पादरी ने नाज़ियों का लगातार विरोध किया। उसने देखा कि नाज़ी साम्राज्य में जिस तरह के जुल्म हो रहे हैं उनका आम जनता विरोध क्यों नहीं कर पा रही थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गात्सेपो की एक दहशतनाक कार्यशैली और बुरे कामों पर निशाना देखते हुए उसने एक बड़े मरम प्रसिद्ध ढंग से लिखा है। पहले वे लोग समाजवादियों को ढूंढते आए, मैं समाजवादी नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। कम्युनिस्टों को
फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए। मैं सोशल डेमोक्रेट्स नहीं था, इसलिए वे चुप रहे। इसके बाद वे ट्रेड यूनियनों को वालों को ढूंढते आए, पर फिर भी मैं नहीं था। वे यहूदियों को ढूंढते आए, लेकिन मैं यहूदी नहीं था, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अंत में वो जब मेरे पास आए तो वहाँ कोई भी नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। नाज़ी यहूदियों क्या महसूस करते थे, यह एक कहानी अलग है। शॉर्ल्ट बैराट ने अपनी डायरी में लोगों के सपनों को चोरी छिपे लिखा है या दर्ज किया था। उन्होंने इसको बाद में प्रकाशित भी किया। पढ़ने वालों को झकझोर कर देने वाली इस किताब का जो नाम है थर्ड राइक ऑफ ड्रीम्स है। इस किताब में कहा गया है कि एक समय के बाद किस तरह यहूदी भी अपने बारे में जो नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही छवि थी उस पर यकीन करने लग गए थे। अपने सपनों में भी उन्होंने अपनी नाक को आगे से मोड़ी हुई, बाल व आंखें काली, यहूदी जैसी शकल सूरत वाले चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवि छप जाती थी वह दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी और उनका पीछा तब तक नहीं छोड़ती थी। सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। होलोकॉस्ट के बारे में जानकारी, नाज़ी जो थे वो तौर तरीक़ों की जानकारी नाज़ी शासन के आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर आने लगी। वहाँ कितना भीषण रक्तपात और दमन हुआ, इसका अंदाज़ा तो दुनिया को युद्ध ख़त्म होने और जर्मनी की हार के बाद लग पाया। जर्मन समाज में तो लंबे समय से एक पराजित राष्ट्र के रूप में अब दुर्दशा देखी थी, लेकिन जो यहूदी भी चाहते थे कि उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखें जो उन्होंने नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन कत्लेआमों को ही होलोकॉस्ट कहा जाता है। जब दमन अपने चरम पर था, उन्हीं दिनों जो एक यहूदी में टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपने साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा और जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को ये बताकर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मनी में क्या हो रहा है। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और बताने के लिए जो भी दस्तावेज आए, उन्हें बचाए रखने के लिए वह घंटों और कैंपों में नरक के जीवन भोगने वालों में से बहुत गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुत से लोगों ने डायरिया लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेज़ों के संग्रह बनाए, लेकिन इसके बाद भी उल्टे यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है। नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को ख़त्म कर दिया और अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत से इलाकों में हिस्सों में स्मृति लेखों, साहित्य, वृत्तचित्रों और शायरी स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया था। उन लोगों के लिए भी सारी बातें शर्मनाक है जिन्होंने ये जुल्म ढाए दे और उनकी चेतावनी की आवाज़ भी खामोशी से देखते रहे। तो इस लेसन में हमने पढ़ा कि जर्मनी में नाज़ीवाद और हिटलर का उदय कैसे हुआ, कैसे पहले युद्ध के बाद जर्मनी के हालात बदले, कैसे हिटलर ने पूरी जर्मनी को अपने कब्ज़े में किया और कैसी उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती चली गई अपने राष्ट्र को और आगे ले जाने के लिए, दूसरे इलाकों पर कब्ज़ा करने के लिए, ख़ास तौर पर अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए। उसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, ना ही विकलांग लोगों को छोड़ा। कैसे उसने नरसंहार किए, कैसे लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाकर मारा गया, कैसे लोगों की भावनाओं को दबाया गया, कैसे माताओं पर भी अत्याचार हुए जो आर्य या इस नाज़ी नस्ल वाले बच्चे पैदा नहीं करने पर कैसे उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया, कैसे लोगों को मेडल दिए जाते थे, कैसे खुद को और नाज़ी समाज को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में कुछ हालात बदले। दूसरे युद्ध की पराजय के बाद यहूदियों के भी हालात में सुधार आए। तो इसके लेसन में हमने नाज़ीवाद और हिटलर के बारे में पढ़ा। तो आगे इस क्लास में हम इसकी क्वेश्चन आंसर देखेंगे।